प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के तीसरे लेसन के सब टॉपिक रोग की अवस्था में दिए जाने वाले आहार के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सामान्यतः किसी भी रोग की अवस्था में रोगी व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी रोग में शरीर में तंतुओं की टूट-फूट सामान्यता से अधिक हो जाती है। इस कारण से प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर से ऊर्जा की क्षति भी काफ़ी मात्रा में होती है। इस कारण ज़्यादातर रोगों में कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें रोग की अवस्था में आहार की योजना बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स हैं। भोजन में प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे सोयाबीन, मटर, काले चने, दालें, मछली, अंडा, इन सभी पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर इसे सरल कार्बोज जैसे कि ग्लूकोज के रूप में लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बिना एंजाइम की सहायता के ही हमारे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इसी कारण किसी भी रोग की अवस्था में रोगी व्यक्ति की कार्बोहाइड्रेट्स की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे ग्लूकोज दिया जाता है। वसा, रोग की अवस्था में वसा अधिक नहीं लेनी चाहिए, बल्कि रोगी व्यक्ति को तो कम मात्रा में वसा देनी चाहिए। तले हुए भोजन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ प्रकार की बीमारियों में तो उबला हुआ भोजन ही स्वास्थ्यवर्धक रहता है। भोजन में विटामिन और खनिज लवणों की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। इसे पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मौसमी फल और सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों से भरपूर होती हैं। रोगी व्यक्ति को पसीना अधिक आने के कारण उसके शरीर से पानी की, सोडियम, पोटाशियम की अधिक क्षति हो जाने के कारण भोजन में नमक की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सब्जियों का सूप, फलों का रस भी उसे पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इससे सोडियम और पोटाशियम की जो क्षति हो गई है शरीर से, उसकी पूर्ति होती है। पानी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। भोजन सरल होना चाहिए। यह अत्यधिक मिर्च मसाले वाला या तला हुआ नहीं होना चाहिए। हल्का होना चाहिए और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रोग की अवस्था से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। अब हम विभिन्न प्रकार के रोगों में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम रोग है तीव्र ज्वर। तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी का आहार। तीव्र ज्वर विभिन्न कारणों से होता है, जैसे निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा तथा चेचक। इस प्रकार के रोगों में हमारे शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। इस प्रकार के ज्वर कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन तापमान की मात्रा, तीव्रता इसमें ज़्यादा रहती है। बुखार की अवस्था में रोगी को तरल भोजन अधिक देना चाहिए। अधिकतर लोगों की धारणा होती है कि बुखार की अवस्था में भोजन को कम कर देना चाहिए, और रोगी व्यक्ति का मन ना होने के कारण वो इसे अच्छी प्रकार से ले भी नहीं पाता है।
परंतु ये धारणा गलत है। बुखार की अवस्था में तो रोगी व्यक्ति की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि बुखार में हमारे शरीर में तंतुओं की टूट फूट ज़्यादा होती है तथा शरीर में जलन क्रिया अधिक होती है। इसलिए बुखार के रोगी के आहार की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बुखार की अवस्था में पसीने के कारण शरीर से पानी की, नमक की क्षति हो जाती है। इसलिए पानी, नमक, सोडियम, पोटाशियम इन सब की कमी को पूरा करने के लिए रोगी व्यक्ति को अधिक से अधिक तरल पदार्थ देने चाहिए। इसके लिए उसे भोजन के अतिरिक्त 1 लीटर दूध, फटे दूध का पानी, फलों का रस, जौ का पानी, ग्लूकोज का पानी, दाल का पानी व चाय देनी चाहिए। इस रूप में भोजन देने के बाद उसके शरीर से पानी की होने वाली क्षति को पूरा किया जा सकता है। बुखार का प्रभाव जैसे ही कम हो तो रोगी को अर्ध तरल आहार जैसे सूजी, साबूदाने की खीर, गेहूं का दलिया व खिचड़ी आदि देने चाहिए, क्योंकि यह भी सरल आहार की तरह ही आसानी से पचने वाले भोजन है। जब बुखार ठीक हो जाए, बुखार उतरने पर दूध, डबल रोटी, मक्खन, जैम व बिस्कुट आदि देने चाहिए। इससे उसकी ऊर्जा की क्षति को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। मौसमी फल जैसे चीकू, संतरा, मौसमी, पपीता देने चाहिए, क्योंकि मौसमी फल और सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों से भरपूर होती हैं। फलों के जूस में अगर नमक भी मिला दिया जाए तो उससे सोडियम की क्षति को पूरा किया जा सकता है। दिन में 7 या 8 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार देना चाहिए, क्योंकि एकदम से ज़्यादा मात्रा में दिए जाने वाले आहार के कारण रोगी का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीमारी की अवस्था में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस कारण जब उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार दिया जाएगा तो उसके शरीर को पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे और भोजन का पाचन भी आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार की आहार व्यवस्था के द्वारा बुखार से पीड़ित व्यक्ति के पौष्टिक स्तर को फिर से सामान्य करने में सहायता मिलेगी। अगला रोग है अतिसार। अतिसार से पीड़ित व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए? अतिसार अथवा दस्त लगना, जिसे डायरिया भी कहा जाता है, ये रोग इस प्रकार का रोग है जो गर्मी के मौसम में ज़्यादा घेरता है। गर्मी के मौसम में बच्चे हो या वयस्क, अतिसार के शिकार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अतिसार गंदे वातावरण और कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। दूषित भोजन और दूषित जल के कारण भी अतिसार से पीड़ित हो सकते हैं व्यक्ति। अतिसार की गंभीर स्थिति में संपूर्ण पाचन संस्थान को आराम की आवश्यकता होती है। बच्चों में तो यह रोग जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उल्टी और दस्त होने के कारण शरीर से पानी की इतनी ज़्यादा क्षति हो जाती है कि डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अतः अतिसार की अवस्था को कम करने के लिए और इसके प्रभाव को रोकने के लिए रोगी व्यक्ति की आहार व्यवस्था का किया जाना अति आवश्यक है। अतिसार में दस्त और उल्टी के कारण पानी की कमी हो जाती है। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए रोगी को 12 से 24 घंटे तक जौ का पानी, चावल का पानी, छाछ, सोडा वाटर तथा जल्दी से पचने वाले तरल पदार्थ देने चाहिए, क्योंकि रोगी व्यक्ति की पाचन क्षमता अतिसार की अवस्था में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद जब अतिसार का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है तो रोगी व्यक्ति को
स्टार्च वाला भोजन जो आसानी से पच जाता है, जैसे साबूदाना की खीर, कस्टर्ड, उबालकर पकाए हुए चावल, खिचड़ी तथा दही आदि खाने में देना चाहिए। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। साबूदाने की खीर की बजाय साबूदाने की खिचड़ी या किसी और फॉर्म में दिया जा सकता है। लंबा समय चलने वाले अतिसार में विटामिन और खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि लंबा समय चलने वाले अतिसार में कुपोषण की समस्या अधिक आती है। अतिसार के रोगी को खाने में फल और सब्जियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों में रेशे पाए जाते हैं और रेशों के कारण अतिसार का प्रभाव और बढ़ सकता है। अतिसार के रोगी के खाने में रेशे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रोगी को दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध भी अतिसार के रोगी के लिए सही नहीं रहता है। दूध के स्थान पर स्किम्ड मिल्क अर्थात फैटलेस मिल्क या मलाई जिस दूध की उतरी हो, उस दूध का दही देना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय मलाई वाले या फैट वाले दूध के बजाय। भोजन में तले हुए पदार्थों की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तले हुए पदार्थ पाचन संस्थान को इरिटेट करते हैं और उससे अतिसार की समस्या बढ़ने का खतरा रहता है। भोजन को थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन के पाचन में आसानी रहती है। बच्चों में पानी की कमी होने पर उबालकर ठंडे किए हुए पानी में चीनी और नमक मिलाकर हर 1 घंटे के बाद पिलाना चाहिए। इससे डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती। निर्जलीकरण की समस्या को कम किया जा सकता है और पानी की कमी को रोका जा सकता है। शिशु को माँ का दूध पिलाना ही सर्वोत्तम रहता है। यदि ऊपर का दूध देना भी हो तो बोतल को अच्छी तरह उबालकर और दूध को पतला करके देना चाहिए। इसके लिए दूध में समान मात्रा में पानी मिलाकर दिया जा सकता है और अतिसार की समस्या ठीक होने पर दूध को सामान्य मात्रा में भी सामान्य कंसिस्टेंसी में भी दिया जा सकता है। अगला रोग है हृदय रोग। हृदय रोग अर्थात दिल संबंधी रोग। इस प्रकार के रोग में हृदय को सही प्रकार से रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हृदय रोग कई प्रकार की अन्य समस्याओं से संबंधित है, जैसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना या मोटापा, जिस कारण से रक्त वाहिनियां मोटी हो जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल की वजह से रक्त के गाढ़ा होने की वजह से हृदय तक पर्याप्त मात्रा में रक्त सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है और कुछ सीवियर केसेस में रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार का आहार होना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, आहार में वसा, तेल, मक्खन, अंडे की जर्दी और मछली बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आहार से हृदय रोग की अवस्था और भी भयंकर हो सकती है। ये सब चीजें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कार्य करती हैं। चाय व कॉफी का सेवन वर्जित नहीं है, परंतु इनमें चीनी नहीं होनी चाहिए। अगर चीनी डालनी भी है तो बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। दूध मलाई या क्रीम निकला हुआ होना चाहिए और बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। चावल के स्थान पर गेहूं की रोटी ज़्यादा लाभदायक होती है, इसलिए चावल की बजाय गेहूं की रोटी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। हरी सब्जियों और फलों का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन और खनिज लवणों से भरपूर होती हैं और विटामिन और खनिज लवण सभी प्रकार की बीमारियों से बचाने में सहायता करते हैं। तो इन सभी सावधानियों के द्वारा हृदय रोग को और अधिक तीव्र होने से बचाया जा सकता है। अगला रोग है मधुमेह रोग।
मधुमेह रोग एक चयापचय विकार है जिसमें इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। हमारे अग्नाशय में की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करने का कार्य करती हैं। अगर इन कोशिकाओं की, इन सेल्स की संख्या कम हो जाती है तो इंसुलिन का स्राव भी कम हो जाता है, जिस कारण से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में समस्या उत्पन्न होती है और ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है रोगी व्यक्ति के रक्त में, और साथ साथ उसके यूरिन में भी ग्लूकोज का स्राव अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाता है। इससे रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन और वसा के चयापचय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण रोगी को अनेक अन्य समस्याएं जैसे हृदय संबंधी रोग होने का भी डर रहता है। इसलिए मधुमेह के रोगी का आहार बड़ी सावधानी पूर्वक योजना बनाकर ही रोगी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। मधुमेह रोगी की आहार की व्यवस्था करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके द्वारा इस समस्या को खत्म नहीं परंतु कम किया जा सकता है। सभी प्रकार की मिठाई, चीनी, गुड़, ग्लूकोज, शहद, जैम, जली, मुरब्बा, केले तथा अन्य शक्कर युक्त या स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ सब्जियां जो स्टार्च से भरपूर होती हैं, जैसे आलू, अरबी, शकरकंद, सिंघाड़े तथा अनाज जैसे चावल, इन सबको अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए क्योंकि ये स्टार्च से भरपूर होती हैं और शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने में सहायता करती हैं। अतः इनको डायबिटिक रोगी को कम मात्रा में देना चाहिए। दालों व सब्जियों में मिर्च आदि का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का पाचन करने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हरी सब्जियां जैसे मेथी, पालक, चौलाई, खीरा, गाजर, मूली, प्याज पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए क्योंकि इसमें खनिज लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो रोग की स्थिति को कम करने में सहायता करते हैं। दूध, दही, छाछ का प्रयोग किया जा सकता है। कॉफी, चाय, फलों का रस, शिकंजी बिना चीनी के ही लेनी चाहिए। रसदार फल, जामुन, संतरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, करेले का प्रयोग अधिक करना चाहिए। चीनी के स्थान पर स्क्रीन का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि स्क्रीन के द्वारा ग्लूकोज का स्तर नहीं बढ़ता, परंतु इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन नुकसानदायक है। डायबिटिक पेशेंट को लहसुन और प्याज का सेवन भी अधिक करना चाहिए क्योंकि ये मधुमेह के स्तर को कम करने में सहायता करते हैं। इन सभी सावधानियों के द्वारा मधुमेह के रोग को कम किया जा सकता है। अगला रोग है मोटापा। मोटापा की अवस्था में किस प्रकार का आहार देना चाहिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोटापा स्वयं कोई रोग नहीं है, परंतु ये अन्य कई रोगों का कारण है। इंग्लिश में एक कहावत है, ग्रेटर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ। इट मीन्स जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जीवन कम होता जाता है क्योंकि मोटापा अपने साथ अन्य कई बीमारियों को लेकर आता है। मोटापे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये आनुवंशिक कारण भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा मोटापे के जो कारण है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करना, ज़्यादा मीठे का सेवन करना, मिठाइयाँ, घी, चीनी, पनीर, इन सबको अगर अत्यधिक मात्रा में खाया जाए और हमारी शरीर की क्रियाएं, गतिविधियां कम हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो उस कारण से
शरीर जो है वो मोटापे का शिकार होने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों के भोजन में कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि मोटापे को कम किया जा सके। मोटे व्यक्ति के आहार में प्रोटीन और विटामिन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, परंतु वसा, कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात कैलोरीज बहुत कम होनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि मक्खन, घी इनसे बनी हुई वस्तुओं का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। चाय व कॉफी इसमें चीनी नहीं लेनी चाहिए, ये बिना चीनी के ही लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पके हुए मीठे फल जैसे आम, अंगूर, क्योंकि ये शुगर से, स्टार्च से भरपूर होते हैं, इसलिए इनको कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है और मोटापे का कारण बनती है। सूखे मेवों का प्रयोग भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए मोटे व्यक्ति को। भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। भूख को शांत करने के लिए अगर कच्ची सब्जियां, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मूली, पुदीना इनका प्रयोग किया जाए तो ये पेट तो भरते ही हैं, हमारी भूख को तो संतुष्ट करते ही हैं, साथ साथ हमें ऊर्जा और कैलोरीज भी इनसे कम मिलती है, जो मोटापे को कम करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। अंकुरित गेहूं तथा चने का प्रयोग करना चाहिए। दालों में सोयाबीन उत्तम है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मौसमी फलों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। इन सभी सावधानियों को बरतकर हम मोटापे की अवस्था को और क्रिटिकल होने से बचा सकते हैं। इन सभी रोगों के बारे में जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, इन सभी सावधानियों को बरतकर जो इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताई गई हैं, इन सब रोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।